हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। सो कई दिन हो गए हम 45 डेज सीरीज़ को कंटिन्यू रख रहे हैं। आई होप आप रिवीजन भी साथ साथ कर ही रहे होंगे। तो आज हम कुछ इम्पोर्टेंट डिसीजंस और कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कशंस करते हैं। जो आपके कमेंट्स आते हैं उनके रिप्लाई ताकि आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो सकें, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे हमारी जो 16 मार्क्स की स्ट्रैटेजी, और आज हम स्ट्रैटेजी के ऊपर बात क्यों करेंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि HSSC के चेयरमैन नए अपॉइंट हो चुके हैं। नाम है श्री पवन कुमार। ठीक है, श्री पवन कुमार अपॉइंट हो चुके हैं और उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है कि जल्द ही HTET के एग्ज़ाम के ऊपर एक्शन लिया जाएगा। तो हमारी एग्ज़ाम डेट जल्द ही आ जाएगी। और इससे हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारा जो एग्ज़ाम है मिड अप्रैल तक हो जाएगा। ठीक है, मिड अप्रैल तक हमारा जो एग्ज़ाम है वो हो जाएगा। मतलब हमारे पास अप्रोक्स 1 मंथ है। इसी मंथ में हमें रिवीजन भी करनी है और जो टॉपिक्स हमारे रहते हैं वो भी कवर करने हैं। रिवीजन भी करनी है और टॉपिक्स भी करने हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए एक स्ट्रैटेजी के ऊपर हम बात करेंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रैटेजी, क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हमें पढ़ने ही पढ़ने हैं, मतलब किसी भी हाल में हम उनको स्किप नहीं कर सकते। और एंड में PDF से रिलेटेड और एंड में जो आपके कमेंट्स हैं उनके रिस्पॉन्स मैं आपको आज दूंगी। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम 60 मार्क्स जो कि हमारा मेन सब्जेक्ट है उसकी स्ट्रैटेजी डिस्कस करते हैं। ठीक है, क्योंकि कॉमन सेक्शन की तो आपको यूट्यूब पे और भी वीडियोस मिल ही जाएंगी, उसको एंड में मैं डिस्कस करूँगी। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखो, हमारा सब्जेक्ट स्पेसिफिक सेक्शन आता है 60 मार्क्स का। 60 मार्क्स में मैंने कहा था हमारा टारगेट रहेगा कि 40 प्लस नहीं, 40 तो कहीं भी नहीं जाने चाहिए। ठीक है, इसमें क्या क्या आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आती है NCERT, जो है मैं कहूँगी मोस्ट इम्पोर्टेंट। 6th to 12th NCERT। TGT के लिए है 6th to 10th और PGT के लिए है 9th to 12th। ये दोनों NCERT बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसमें मैंने 7th to 8th होगी है और 9th हाफ होगी है, एक बुक रहती है आपकी। जो मैंने NCERT करवा रखी है आपको, वो इतने अच्छे से करवा रखी है कि आपका NCERT में से एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं होगा अगर आप अच्छे से रिवाइज करके जाते हैं। मैं गारंटी देती हूँ इस बात की। ठीक है, मैं गारंटी लेती हूँ इस बात की कि आपका एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं होगा NCERT में से। इसमें करना क्या है, इम्पोर्टेंट जो है राइटर, उनके पेन नेम, किसी राइटर का जैसे पेन नेम से अपना वो पब्लिश करते हैं वर्क, तो उनके पेन नेम्स, जो हमारी स्टोरी है या जो लेसन है वो कहाँ से लिया गया है। ठीक है, उनके मेन कैरेक्टर्स, उनके कैरेक्टर्स की क्वालिटीज़, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम ग्रामर पे। ग्रामर सेक्शन फर्स्ट कॉमन सेक्शन का भी और जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक में आता है, उन दोनों के लिए मैं यहीं पे डिस्कस कर रही हूँ। सो इसमें क्या आता है, वॉइस नरेशन तो मैं कहूँगी कि एग्ज़ाम का मेन पॉइंट जिसको बोलते हैं। ठीक है, ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वॉइस और नरेशन से तो भर के क्वेश्चंस आते हैं ग्रामर पोर्शन में। उसके बाद है टेंस वर्ब, इन दोनों से भी बहुत से क्वेश्चन मिलेंगे आपको। टेंस वर्ब वॉइस नरेशन फर्स्ट पे हैं, उसके बाद है सेकंड पे टेंस एंड वर्ब, थर्ड पे आता है हमारा प्रेपोजिशन। ठीक है, ये जो 5 टॉपिक हैं ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, मतलब आपको ये टॉपिक, अगर आपके मन में 1% भी ये है ना कि मैं इनके डाउट्स थोड़े बहुत अगर है तो कोई बात नहीं, हो जाएगा, तो वो अपने माइंड से निकाल दो। ये 5 टॉपिक आपको करने ही करने हैं, छोड़ के तो मतलब डाउट ही नहीं है कि छोड़ के जाओगे आप। ठीक है, उसके बाद है मोडाल्स एंड आर्टिकल, ये है 4th प्रायोरिटी। ठीक है, फर्स्ट प्रायोरिटी मैंने आपको बता दी वॉइस एंड नरेशन, सेकंड टेंस वर्ब एंड प्रेपोजिशन लगा सकते हैं, और थर्ड पे है हमारे आर्टिकल एंड मोडाल्स। ये नाउन प्रोनाउन मैंने बेसिक्स है आपको करवा दिया, इतना टफ नहीं है, ये कर लोगे तो ज़्यादा अच्छा है।
ये वो सारे टॉपिक्स हैं जो हमें एग्ज़ाम में करने हैं और मैं ये आपको सब करवाऊंगी। आज मैंने टेंस स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। वर्ब, आर्टिकल्स, प्रेपोजिशन, नाउन, प्रोनाउन ये हमारे हो चुके हैं। वॉइस, नरेशन, मोडाल्स ये हम अभी करेंगे, ठीक है। आपको बहुत अच्छे से करवाऊंगी मैं। अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो मैंने 45 डेज सीरीज़ जो है स्टार्ट कर रखी है। उसमें हम कॉमन सेक्शन की एक वीडियो डेली और एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक की एक सेशन लेते हैं, जिसमें आपका सिलेबस भी कंप्लीट होगा। अगर आप रिवीजन साथ के साथ करते हैं तो वेल एंड गुड है, नहीं एंड में सिलेबस कंप्लीट करते ही। और मेरा टारगेट क्या है सिलेबस कंप्लीट करने का कि हम 25 मार्च लास्ट है कि मेरा सिलेबस जो है वो कंप्लीट मैं आपको करवा दूंगी, ठीक है। सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा 25 मार्च और उसके बाद भी आपके पास बहुत दिन है, जैसे कि 10-15 दिन हैं आपके पास। 15 दिन में रिवीजन करना कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। तो अगला देखो, इसका टॉपिक है फिगर ऑफ स्पीच एंड फोनेटिक्स। फिगर ऑफ स्पीच एंड फोनेटिक्स इसमें से आते हैं 4 से 5 क्वेश्चन और फोनेटिक्स में से भी आते हैं 4 से 5 क्वेश्चन। सो ये बहुत बड़े टॉपिक नहीं है और इनमें से क्वेश्चन आते हैं ज़्यादा क्या मतलब 10 क्वेश्चन लगभग आप लगा के चल सकते हो। तो ये दोनों भी आपको नहीं छोड़ने, ठीक है। फिगर ऑफ स्पीच की वीडियो मैंने आपको दे रखी है, 2 वीडियोस में पूरे फिगर ऑफ स्पीच आपके कवर्ड हैं। फोनेटिक्स की वीडियो इसी वीक में आ जाएगी और बहुत अच्छे से इजी तरीके से आपको करवाए गए होंगे विद ट्रिक्स एंड ट्रिक्स जो भी अप्लाई होती होंगी उसमें वो मैं आपको करवाऊंगी। नेक्स्ट है लिटरेचर। लिटरेचर सेक्शन मैंने स्टार्ट करवा रखा है। लिटरेचर सेक्शन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं पहले भी आपको बता रही हूँ, ठीक है। क्योंकि हमें क्या लगता है कि 9th to 12th, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, जब 9th to 12th नहीं 6th to 12th की बात करते हैं, क्योंकि लिटरेचर जो है वो टीजीटी में वैसे आती नहीं है, 9th to +2 पीजीटी में आती है। मतलब पता है क्या होता है, जब हम एनसीईआरटी को अच्छे से नहीं करते हैं ना तो हमें ऐसे लगता है कि क्वेश्चन जो है वो बाहर से आ गए हैं। बाहर से कहाँ से? लिटरेचर से आ गए हैं, क्योंकि हमने एनसीईआरटी तो अच्छे से की नहीं, उसके हर एक राइटर को हमने अच्छे से नहीं पढ़ा, उसमें जो भी था उसके अंदर जो पॉइंट्स थे, किसी जो मेन जो हमारा करेक्टर है उसके बारे में, ये सब वहीं से क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन हमें क्या लगता है एनसीईआरटी, मेरा ये अपना एक्सपीरियंस है कि मेरे को जब मैं एग्ज़ाम देने गई थी तो मुझे भी यही लगा था कि जो पेपर है वो बाहर से आया था, लेकिन मुझे पता लगा कि जो पेपर था वो एनसीईआरटी में से ही था। ये पीजीटी की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है, जब फर्स्ट टाइम मैंने दिया था। तो ये सबके साथ होता है और मैंने बहुत अच्छे से चेक किए हैं प्रीवियस ईयर, उनमें क्लियरली मैं बता सकती हूँ आपको कि कहीं भी लिटरेचर का सेक्शन नहीं है। और आपके जो सिलेबस में वो पता है क्या लिखा हुआ है? आप ये सोच रहे होंगे कि सिलेबस में लिखा है लिटरेचर, लेकिन उसमें लिखा है कि एनसीईआरटी होगी, लेकिन जो क्वेश्चंस होंगे वो पीजी लेवल के होंगे, यानी कि क्वेश्चंस का लेवल जो होगा वो हाई होगा, मतलब कि डीप क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्जाम में, ठीक है। लेकिन फिर भी इतना सब जानने के बावजूद भी आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए मैंने लिटरेचर स्टार्ट कर रखी है और वो लिटरेचर इतनी बेसिक है कि आपके एग्ज़ाम में वहीं से क्वेश्चंस बन जाएंगे, ज़्यादा डीप नहीं है, क्योंकि ज़्यादा डीप आएगी भी नहीं। अगर आई तो बिल्कुल ऊपर ऊपर से, जैसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो राइटर विलियम शेक्सपियर हो गए, ठीक है, जॉन डन हो गए, इस तरीके के राइटर्स आएंगे जो वेल नोन हैं राइटर्स पहले से ही। अब बात करते हैं पोएटिक जॉनरा। ये होते हैं जैसे प्ले क्या होता है, ड्रामा क्या होता है, पोइट्री के कितने टाइप्स होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन ये आते हैं आपके एग्जाम में। मैं कहूँगी 3 से 4 क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। सो इनको भी हम अच्छे से कवर करेंगे। वैसे मैं आपको लिटरेचर के साथ या जो भी हम एनसीईआरटी करते हैं उसके साथ साथ मैं आपको बता रही हूँ हर लेसन में कि ये प्ले है, ये पोएम है, ये कौन से, ये बैलेड है, बैलेड किसको बोलते हैं, मतलब हर उसमें मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन एंड में भी एक बार मैं आपको अच्छे से इनको बता दूँगी। अब आता है वोकैब सेक्शन। वोकैब सेक्शन को अगर आप खुद से कर लो तो ज़्यादा बेटर है, नहीं तो एंड में मैं 1 या 2 क्लास आपको दूंगी जो आपको बहुत हेल्प करेंगी इन सब में। वोकैब सेक्शन में आता है स्पेलिंग एरर आता है, एक तो 2 से 3 क्वेश्चन, आप 1 या 2 तो जरूरी आएंगे, ठीक है, स्पेलिंग एरर के। एंटोनियम सिनोनियम आते हैं, ठीक है, वर्ड मीनिंग भी आ जाते हैं कई बार, ये एंटोनियम सिनोनियम से ही आप कनेक्ट करके देख सकते हो क्योंकि उनसे रिलेटेड ही होते हैं मीनिंग। एक आता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। सो ये हैं
इनके टाइप्स वोकैब सेक्शन में से ये टॉपिक्स हैं जो आपको कर लेने हैं पेपर 2 के लिए, यानी कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक के लिए। और बात करें तो कॉमन सेक्शन के लिए, कॉमन सेक्शन में आपको स्पेलिंग एरर, एंटोनियम, सिनोनियम और बस इन 2 को कर लोगे तो भी बहुत है, ठीक है, क्योंकि उसमें पेडागोजी भी आएगी, वो भी हमें कवर करनी है। अब बात करते हैं हम अपना कॉमन सेक्शन के ऊपर। कॉमन सेक्शन में क्या है, ये बड़ा पार्ट है क्योंकि इम्पोर्टेंट भी है, इसी वजह से 90 मार्क्स का है, ठीक है, जितने ज़्यादा स्कोर कर लेंगे यहाँ पे उतना बेटर है। CDP आती है आपकी 30 मार्क्स की। हम क्या टारगेट रखेंगे कि 25 प्लस यहाँ से हमको लेने ही लेने हैं। और जो मैं आपको करवाऊँगी, जो भी साइकोलॉजिस्ट हैं कॉमन सेक्शन सीरीज़ में, जितने भी मैंने अभी तक करवाए हैं प्लस जो आगे करवाऊंगी, उनके अलावा आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, मैं गारंटी लेती हूँ, ठीक है। आपके सारे क्वेश्चंस इस 45 डेज सीरीज़ के कॉमन सेक्शन में से कवर हो जाएंगे। बात करते हैं हिंदी की। हिंदी की ग्रामर के लिए मैं बताती हूँ, वर्ण विचार मैंने करवा दिया, विशेषण हो चुका है, संधि हाफ हो चुका है एक तरीके से, ठीक है। कारक और समास ये मैं करवा दूंगी एक दिन की, एक या दो दिन की, मतलब अभी 25 तारीख तक हमारे पास टाइम है, 25 तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। देशज विदेशज शब्द, मतलब इन्हीं टॉपिक में से आपके देखो, अगर हम इनको हाफ डिवाइड करते हैं, 15 नंबर की है हिंदी, 15 में से 7 और 7 नंबर की तो आपकी पेडागोजी पक्का आएगी ही आएगी, ठीक है। नेक्स्ट वीक हम पेडागोजी स्टार्ट करेंगे, और पेडागोजी को हम कैसे करेंगे, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों को एक साथ करेंगे। जो पेडागोजी है वो हिंदी और इंग्लिश की एक साथ करेंगे, ताकि बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ आए और एक ही बार में दिमाग में छप जाए, ठीक है। इसको इस तरीके से करेंगे। अब बात आती है वोकैब सेक्शन की। वोकैब सेक्शन में मुहावरे वगैरह आ जाते हैं, ज़्यादातर एक मुहावरा आ जाता है, ऐसा हो जाता है, ठीक है। और एक आध ये एंटोनियम सिनोनियम भी हो जाते हैं, इनमें विपरीतार्थक या विलोम शब्द, इस तरीके के क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जैसे संधि से आ जाता है, इस तरीके से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इनमें हम ईजिली 12 प्लस स्कोर कर लेंगे अगर हम पेडागोजी भी बहुत अच्छे से करेंगे तो। और ग्रामर के तो हमने कर ही लिए हैं कुछ टॉपिक्स। नेक्स्ट देखते हैं इंग्लिश का मैंने ग्रामर का आपको सब्जेक्ट स्पेसिफिक में बता दिया, वो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। पेडागोजी मैंने बताया कि हम हिंदी और इंग्लिश की एक साथ करेंगे। वोकैब सेक्शन भी इसके लिए लास्ट में 2 से 3 वीडियोस में इंपॉर्टेंट जो हुए हैं वोकैब के, जो प्रीवियस ईयर में रिपीट हुए हैं, उनको मैं आपको करवा दूंगी। अब बात आती है हरियाणा जीके की। हरियाणा जी की आती है 10 नंबर की। 10 में से 7 से 8 का टारगेट आप लगा के चलो, ठीक है, क्योंकि जितना हम टारगेट लगाते हैं उससे 1-2 कम ही आते हैं, ठीक है, तो इसलिए टारगेट थोड़ा बड़ा ही रखो। हरियाणा जीके में मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स, क्योंकि ये दोनों अभी स्पोर्ट्स से तो हर बार क्वेश्चन आता है, पॉलिटिक्स अभी इलेक्शंस हुए हैं प्रीवियसली कुछ टाइम पहले, तो वो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सो ये दोनों इम्पोर्टेंट हैं। अब है करंट से 2 से 3 मंथ्स के कर लेना काफ़ी है, ठीक है, वो भी मैं आपको करवा दूंगी। अब है योजना से एक क्वेश्चन जरूर आता है भाई, ठीक है। योजना से क्वेश्चन कैसे आता है, टाइम ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, टाइम से क्वेश्चन नहीं आते, क्वेश्चन आते हैं कि कोई योजना जो है वो किससे रिलेटेड है, ठीक है, उसका एम क्या है, ठीक है, अगर उसमें कुछ मनी वगैरह दी होती है तो वो कितने पैसे हैं, इसलिए इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ज्योग्राफी में आती हैं जैसे नदियाँ, बांध, ये इस तरीके के क्वेश्चन, या फिर ये नेशनल पार्क जो होते हैं, इनके नेशनल पार्क हमने कर लिया है, ठीक है। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो हरियाणा जीके में इंपॉर्टेंट है और इनको सबको हम करेंगे। नेक्स्ट आता है रीजनिंग का मैं बताती हूँ क्या करना है आपको। रीजनिंग का आप करो, किसी भी साइट पे जाओ या किसी भी यूट्यूब पे आप सर्च कर लो कि रीजनिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या रीजनिंग के टॉपिक्स के लिए रीजनिंग प्रैक्टिस सेट ऐसे कर सर्च कर लो, तो आपको डेली 10 से 15 क्वेश्चन या ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हो तो 20, डेली 20 क्वेश्चन सोल्व कर लो। आपकी रीजनिंग में से 8 नंबर कोई नहीं ले सकता, ठीक है, 8 नंबर आपके कहीं नहीं गए हैं रीजनिंग में से, अगर आप ऐसा कर लेते हो तो। अब मैथ्स की बात, मैथ्स का मैंने लिखा है, मैथ्स का मैं आपको बता देती हूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल है परसेंटेज, नेक्स्ट है रेशियो प्रोपोर्शन, ठीक है, ये 2 टॉपिक हो गए, परसेंटेज, रेशियो प्रोपोर्शन। थर्ड है जो LCM HCF आता है, ठीक है, LCM HCF, और एक है एजेस वाले क्वेश्चन भी आ जाते हैं। टाइम एंड
डिस्टेंस, ठीक है। एक टाइम एंड वर्क वाला क्वेश्चन कि कितने टाइम में ये लोग काम करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन। सो ये 5 से 6 टॉपिक हैं, ये आप कर लेते हो तो मतलब हम हैं, देखो ऐसे बात कर रहे हैं कि अगर हम मैथ्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट नहीं हैं, हम साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट नहीं हैं, तो भी अगर हम ये टॉपिक्स कर लेते हैं तो 5 मार्क्स 5 मार्क्स तो हमारे आ ही जाएंगे। और ऐसा ही हमें करना है, बिल्कुल भी ऐसा ना हो कि हमें मैथ्स का एक भी क्वेश्चन ना आता हो, छोड़ के नहीं आना, छोड़ के नहीं आना, मैं पहले ही बता रही हूँ आपको, ठीक है। तो इंग्लिश बैकग्राउंड है हमारा, मैथ्स हमारा है वीक, मैं ये लगा के चल रही हूँ, इसलिए हमको 5 नंबर तो ले ही लेने हैं मैथ्स में से भी, ठीक है। और उसके लिए मैंने आपको बता दिया ये टॉपिक्स आई थिंक राजवीर क्लासेस के नाम से हैं, उनका मेरे को कंटेंट पसंद आया। आपको जिसका पसंद आता है ये टॉपिक्स उनके सेशन से कर लो और उनकी प्रैक्टिस करो, इतना काफ़ी है मैथ के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं हमारा क्या रहेगा जो मेरे इस पे चैनल पे हम करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं रिवीजन की, सिलेबस कंप्लीट। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे सिलेबस कंप्लीट। सिलेबस कंप्लीट का मैं आपको बता रही हूँ 25 मार्च जो है वो लास्ट डेट है, चाहे वो एनसीईआरटी हो चाहे वो ग्रामर हो। एनसीईआरटी बहुत बड़ी है, मैं आपको बता रही हूँ, डेली के 4 से 5 लेसन करना कोई इजी टास्क नहीं है। मैं कहती हूँ आधा दिन चला जाता आपके लिए वीडियोस प्रिपेयर करने में, ओनली एनसीईआरटी की। फर्स्ट सेक्शन की मैं जल्दी बना लेती हूँ, लेकिन एनसीईआरटी में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि जो मेरे पहले के नोट्स बने हुए हैं वो मेरी तरफ से रफली बनाए हुए थे, लेकिन अब मैं आपके लिए दोबारा कर रही हूँ। अगर आप खुद करने बैठोगे ना तो एक ही लेसन कवर होगा एक दिन में, इतने बड़े बड़े लेसन है, और जैसे जैसे क्लास बढ़ती जा रही है तो उनकी लेंथ भी बढ़ती जा रही है, इसलिए जो मैं आपको करवा रही हूँ ना एनसीईआरटी ये कर लो। अब एक बच्चे का क्वेश्चन था, एक स्टूडेंट का क्वेश्चन था कि मैडम मैराथन भी ले लेना एनसीईआरटी की। मैंने उस टाइम बोल दिया कि हाँ देख लेंगे, मैराथन ले लेंगे, बट मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ, क्या आप रिवीजन साथ में नहीं कर रहे हो? क्यों नहीं कर रहे हो? पहले अपने आप से पूछो कि आपके पास इतना टाइम है और मैराथन की वेट क्यों कर रहे हो? क्यों कर रहे हो आप मैराथन की वेट? क्या उसमें से ज़्यादा बेटर हो जाएगा? मैंने आपको एनसीईआरटी इतने अच्छे से करवा रखी है, क्या मैराथन की क्या अलग करेगी? क्या मैं उसको छोटा करवा के करूँगी? 10 पेजेस का लेसन जब मैंने 3 या 4 पेज में आपको करवा दिया, इससे छोटा और कितना करोगे आप? हर लेसन में मैंने बताया कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, क्या फिर भी आपको मैराथन की वेट है? और वो भी रिवीजन के लिए। रिवीजन मैंने फर्स्ट डे से ही आपको बोला है, ये सीरीज स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको बोला था कि रिवीजन कैसे करते हैं, बताया था। सुबह उठ के, जैसे आज आपने जो भी टॉपिक पढ़े, रात को सोने से पहले उनको रिवाइज करो, एक अगले दिन सुबह उठते ही रिवाइज करो, फिर उसको 2-3 दिन के बाद रिवाइज करो, फिर उसको करो 7-8 दिन के बाद रिवाइज, आपको अच्छे से वो याद हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप वेट मत करो किसी भी चीज़ की कि मैडम ये करवाएंगे तभी मैं करूँगी, ठीक है। जो मैं अभी करवा रही हूँ ना उसको साथ ही साथ रिवाइज करते रहो, तभी एग्ज़ाम क्लियर होगा। अब बात करते हैं PYQs की। भाई PYQs का क्या सिनेरियो है, देखो मैंने बताया आपको कि 25 मार्च तक सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम करेंगे PYQs, ठीक है। और PYQs हम करेंगे CDP के सॉल्व, ठीक है, हिंदी इंग्लिश, मतलब जो जो टॉपिक मैं आपको यहाँ करवाती हूँ, जो जो सब्जेक्ट करवाती हूँ उन्हीं के PYQs हम करेंगे। हो सका तो एक आध जो सब्जेक्ट हैं उनके मैराथन में ले लूँ, लेकिन इंग्लिश की मैराथन नहीं आएगी, मैं आपको क्लियरली बता रही हूँ। इंग्लिश एनसीईआरटी की मैराथन नहीं आएगी, क्योंकि इतना डिटेल में एक मैराथन क्या मैं 10 घंटे की ले सकती हूँ, ठीक है। सपोज करो ले भी लेती हूँ, क्या इतना अच्छे से मैं करवा पाऊँगी जितना अच्छे से मैंने अभी आपको करवा रखा है एनसीईआरटी में? एनसीईआरटी जितना अच्छे से मैंने अभी करवा रखी है उसको बेटर तरीके से याद करो, वहाँ से आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा। मैराथन वगैरह ये एक छलावा है और कुछ भी नहीं। अगर मैं आपको यहाँ पे भी 100% दे रही हूँ तो क्या मैराथन में क्या अलग से कुछ कर दूंगी और जादू कर दूंगी कि वो मैराथन वाला आपको एकदम से याद हो जाएगा? एक बात मैं आपसे पूछती हूँ, क्या 10 घंटे की मैराथन होती है, क्या उसको एक बार में देख के सारा रट देते हो? देख भी नहीं पाते होंगे पूरी, 2 से 3 घंटे मैक्सिमम है, गारंटी लेती हूँ मैं, 2 से 3 घंटे की मैक्सिमम होती है कि हम उसको याद कर ले साथ साथ। 10 घंटे की मैराथन किसी को एक बार में याद नहीं होती। वो याद कब होती है? जब हमने पहले से याद जो है कर रखा होता है,
तब हमारी रिवीजन के लिए कि हाँ ये टॉपिक है कि हाँ मैंने ये कर लिया और गो थ्रो हो गए हम उसको एक बार दोबारा से। मैराथन इसलिए होती है, ना कि आपके टॉपिक्स उस टाइम पे ही आप प्रिपेयर करोगे। 2 से 3 घंटे मैक्सिमम बता रही हूँ कि आप याद भी नहीं कर पाओगे इतनी, तो मैराथन का कोई फ़ायदा नहीं है, वेस्टेज ऑफ टाइम है अगर आप उसकी वेट कर रहे हो तो। और रिवीजन के लिए वो भी मैंने आपको फर्स्ट डे से ही बोला है, रिवीजन करो साथ साथ। अगर 10 बार एक टॉपिक को टारगेट रखो कि 10 बार एग्ज़ाम से पहले वो रिवाइज हो जाए, तो आपका एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा, मैं गारंटी लेती हूँ। ठीक है, अब बात करती हूँ पीडीएफ की। पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है आपको पोस्ट सेक्शन में मिल जाएगा। ठीक है, 7th क्लास का आज मैंने पीडीएफ डाल दिया है, 7th क्लास एनसीईआरटी इंग्लिश का। ऐसे ही डेली एक एक पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करती रहूँगी, आप वहाँ से रिवाइज कर सकते हो। आपकी हेल्प के लिए इतना कुछ कर रही हूँ मैं, तो वेट मत किया करो किसी भी चीज़ का रिवाइज करने के लिए। ठीक है, अब बात करती हूँ भाई पोस्ट सेक्शन की। पोस्ट सेक्शन में 1-2 क्वेश्चन मैं कभी डाल देती हूँ, किसी भी बच्चे का रिप्लाई नहीं आता कि क्या है क्या नहीं है। मैंने 1-2 दिन पहले अभी हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर वाला जो लेसन था उसका क्वेश्चन आया हुआ था कोई प्रीवियस ईयर, वो क्वेश्चन डाला था, किसी भी बच्चे का रिप्लाई नहीं आया। क्या पोस्ट सेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है? वहाँ पे नहीं देखते क्या? एक पहले डाली हुई थी मैंने प्रेपोजिशन की, कुछ फ़ोटोज़ थी प्रेपोजिशन की प्रैक्टिस के लिए, उन पे भी नहीं रिप्लाई आता किसी का कि हाँ जी मैडम मैंने इतना स्कोर किया है, या कुछ भी, कुछ तो रिप्लाई किया करो कि हाँ मैंने ये कर लिया, ये मैडम क्वेश्चन का आंसर ये है। एक भी बच्चे का रिप्लाई ही नहीं आता वीडियोज़ पे, वो पोस्ट सेक्शन में कि मैम हाँ इसका आंसर ये है। तभी तो आपके डाउट्स क्लियर करूँगी ना, मेरे को कैसे पता कि आपने कर लिया या नहीं किया। ठीक है, तो थोड़ा सा रिस्पॉन्स दिया करो अपना। और क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी के लिए एक था कमेंट कि मैम वीडियो की क्वालिटी थोड़ा सा कम कर दो, तो उसके ऊपर मैं वर्क कर रही हूँ। जैसे ही हो जाएगा तो मैं आपको बता दूंगी कि अब ठीक हो गया है, और मैं कुछ चेंजेस कर रही हूँ तो देख रही हूँ आपको। ठीक है, सो ये थे आपके कमेंट्स के रिप्लाई। और सारे जो प्रॉब्लम्स थी वो क्या थी, रिवीजन से रिलेटेड कि मैम मैराथन आएगी या कुछ भी, वो करवा दो। एक है टाइमिंग का इशू, भाई टाइमिंग का इशू है कुछ बच्चों को कि मैम टाइम बता दो फिक्स। टाइम का देखो क्या रहेगा, आई हैव अ बेबी। ठीक है, पहले मैं बता रही हूँ कि मेरे पास एक छोटा बच्चा है। ठीक है, तो मुझे उसकी भी केयर करनी होती है, तो मैं डालूँगी डेली वीडियोस, लेकिन टाइम ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, उसके लिए आई एम वेरी सॉरी कि टाइम ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन वीडियोस जो हैं वो डेली आएंगी। इसी बात का आप ध्यान रखें, आपको सिलेबस करने से मतलब है ना। ठीक है, टाइमिंग से मतलब नहीं है। वैसे भी मेरी जो स्टार्टिंग के 1-2 दिन डलती हैं वीडियो, मैं उन पे व्यूज़ चेक करती हूँ, वो कम होते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो पुरानी होती जाती हैं तो उन पे व्यूज़ बढ़ जाते हैं। इसका क्या मतलब है कि आप मेरे से पीछे चल रहे हो। ठीक है, कुछ ही बच्चे हैं, आई थिंक 25% होंगे, 25% होंगे जो साथ साथ चलते हैं, नहीं तो पीछे रह जाते हैं, तभी पुरानी वीडियोज़ पे व्यूज़ बाद में आते हैं। ठीक है, तो टाइम का इशू मैं आपका पूरी कोशिश करूंगी कि सॉल्व करूं और फिक्स टाइम पे ही लेके आऊं वीडियोस, लेकिन मेरा थोड़ा बहुत तो शेड्यूल है कि मॉर्निंग वाली जो है वो 10 बजे से पहले, और इवनिंग वाली अप्रोक्स 5-6 के बीच अराउंड आपकी आ जाती है, 5 से 6 बजे के बीच आपकी आ जाती है। तो अगर आपके कोई डाउट्स हैं आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच।